हेलो एवरीवन, मैं जेनियोल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो जो बच्चे अपने प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं उन सभी बच्चों के लिए आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जो कि इंटीग्रेशन का सेकंड पार्ट, डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब आपको मैं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से आपको कवर करवा चुका हूं, इसीलिए सभी बच्चों को इंडेफिनेट इंटीग्रेशन पूरा का पूरा कवर करना है, ताकि डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। क्योंकि जितने भी रूल है इंटीग्रेशन के अंदर, जितने भी लिस्ट ऑफ इंटीग्रेशन है, वो हम इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ चुके होते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी और उन बेसिस जितने भी क्वेश्चन है वो कवर किए जाते हैं, और जो नए रूल यहाँ पे मैं आपको कराऊंगा सिर्फ वही चीजें आएगी, ना कि लिस्ट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। इसीलिए आपको इंडेफिनेट इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से कवर करना है। और आज की इस क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। और डेफिनेट इंटीग्रेशन का मैं आपको कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा कवर कराऊंगा, और कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो क्वेश्चनों की ट्रिक्स है वो भी करवाऊंगा। तो आज की क्लास से ही हम शुरू कर देंगे, क्योंकि जब बच्चा कंपटीशन देने जाता है तो उसके लिए टाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि कम टाइम के अंदर क्वेश्चन निकल जाए। तो बच्चे के लिए बहुत अच्छी एनर्जी जो वहां पे है वो सेव हो जाती है। इसीलिए पूरा का पूरा काम जो है वो आपको कवर करना है, कॉन्सेप्ट विद आपको ट्रिक्स करनी है। तो इसीलिए आज की पूरी क्लास आपको कवर करनी है और एक एक कॉन्सेप्ट को समझना है। तो आज की क्लास में सबसे पहले बात आती है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है। सबसे पहली चीज कि डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, तो सबसे पहले बात आती है, जैसे हमारे पास इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में मैंने आपको यह कवर करवाया था कि जब भी हम इंटीग्रेशन करते किसी फंक्शन का, जो कि एफ एक्स का डीएक्स, हम इंटीग्रेशन करें एफ एक्स का, तो यहां पे अगर एफ एक्स का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास इंटीग्रेशन आ गया जी एक्स प्लस सी। सिर्फ मैंने आपको एक इंटीग्रेशन के तौर पे दिखाया, ना कि ये आपका प्रॉपर इंटीग्रेशन है जी एक्स। मैंने सिर्फ आपको दिखाया कि एफ एक्स का इंटीग्रेशन आ गया जी एक्स प्लस क्या लगाते हैं हम, सी, क्योंकि सी ही इंडेफिनेट इंटीग्रेशन बनाता है। हमेशा सी की जो वैल्यू है वो कभी भी डिफाइन नहीं होती है, इसीलिए इंडेफिनेट इंटीग्रेशन बोला जाता है। अब अगर मेरे पास ये हुआ कि हमने इंटीग्रेशन तो कर दिया एफ एक्स का जी एक्स प्लस सी, अगर हम इस इंटीग्रेशन पे लिमिट अप्लाई करते ए टू बी एफ एक्स डी एक्स पे, हमने लिमिट अप्लाई कर दी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो अब अगर इस केस में जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं एफ एक्स डी एक्स का, तो इंटीग्रेशन तो सेम ही होगा हमेशा। इंटीग्रेशन का जो हमारे पास लिस्ट है वो सेम रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। इसीलिए एफ एक्स का हमने इंटीग्रेशन कर दिया जी एक्स प्लस सी, जो कि मैंने आपको ऊपर भी दिखाया। लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो लिमिट अप्लाई हुई है ए टू बी, तो हमारे पास लिमिट यहाँ पे रखेंगे हम ए टू बी, लिमिट रख दी। अब इस केस में जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है, बी जो है ना उसको बोला जाता है अपर लिमिट। क्या बोला जाता है? अपर है लिमिट। ए को बोला जाता है लोअर लिमिट। भी नीचे बैठी है तो लोअर है, ऊपर बैठी है तो अपर लिमिट, सिंपल सी बात है। तो इस केस में आपके पास इंटीग्रेशन होने के बाद अब क्या करना होता है कि आपको यहाँ पे लिमिट अप्लाई करनी होती है। तो सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं अपर लिमिट। तो अगर मैं जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या पुट करूंगा, बी, तो मैंने पुट कर दिया जी बी प्लस कितना हो जाएगा, सी। क्या किया कि जहां पे एक्स है वहां पे अपर लिमिट पुट कर दी, तो हमारे पास हो जाएगा जी बी प्लस सी। तो सी को कॉन्स्टेंट है तो एक साथ बिठाएंगे, आगे जो साइन लगेगा वो हमेशा माइनस का लगेगा, हमेशा माइनस का साइन लगेगा। क्या किया हमने, अपर लिमिट पुट कर दी, हमने एक्स की जगह वैल्यू पुट कर दी, अब बीच में माइनस का साइन, और लोअर लिमिट पुट करेंगे ए। अगर मैंने ए पुट कर दिया तो क्या आ गया, जी ए प्लस सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जी ए प्लस सी हो जाएगा। तो भी इस केस में एक चीज देखो कि जैसे ही माइनस अंदर जाता है तो इस सी से तो सी तो कट जाएगा, सी से सी कटेगा, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा, जी बी माइनस का साइन माइनस जी ए बच गया मेरे पास। तो भी इस केस में एक बात बताओ, यहां पे सी नहीं बचा, सी जो है वो कैंसल आउट हो गया। अगर यहां पे सी आपको दिखाई नहीं दिया, इसका मतलब नो सी, हेंस इंटीग्रेशन इज डेफिनेट। तो यहां पे ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन जो है वो डेफिनेट बन जाएगा। तो कहने का मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन में कभी भी आपको प्लस में सी नहीं मिलता। किस तरीके से, जो कि आपके पास यहां पे कैंसल आउट हो जाता है, हर बार इसी तरीके से होता है। तो इसीलिए अगर सी यहां पे नहीं है, इसीलिए इसको बोला जाता है डेफिनेट इंटीग्रेशन बोला जाता है।
जब हम सी रखते हैं साथ में प्लस में सी होता है तो उस केस में क्या होता है, हमेशा इंडेफिनेट इंटीग्रेशन बोला जाता है, क्योंकि सी की वैल्यू जो है वो अनडिफाइंड होती है। तो हमारे पास फाइनली रिजल्ट जो मिला है कॉन्स्टेंट की फॉर्म में जी बी माइनस जी ए, इसी की वजह से जो हमारे पास रिजल्ट मिला वो डेफिनेट इंटीग्रेशन के रूप में मिला। तो सबसे पहली चीज तो इस बात में ध्यान देना कि यहाँ पे कभी भी आपको सी नहीं मिलेगा, तो इसीलिए आपको सी लगाना भी नहीं है बार बार। अब मैंने तो सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया कि कैसे इंडेफिनेट इंटीग्रेशन जो है वो कन्वर्ट होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन में जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं। तो बात आ गई समझ में। अब अगली चीज आती है, दूसरी चीज हमारे पास आती है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन का। अब आपको बता देता हूं कि जिस बच्चे ने डेफिनेट इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से कर लिया है उस बच्चे को एरिया अंडर कर्व जो कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की अगर बात करता हूं उसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, 1% भी नहीं आएगी। और आपको पता है कि एरिया अंडर कर्व जो है मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर होता है कंपटीशन में, उससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसीलिए पूरा का पूरा काम आपको एक एक चीज को देखना है और आगे बढ़ना है। अब अगली चीज देखो, ज्योमेट्रिकल में जो मीनिंग है वो कैसे होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन का। अब हमारे पास कोई भी फंक्शन दे दिया y इक्वल टू एफ एक्स, जिसका मान लो मैंने आपके सामने ग्राफ बनाया, जो कि ग्राफ जो दे रखा है वो x इक्वल टू ए से लिमिट अप्लाई कर दी x इक्वल टू बी तक, और हमारे पास जो आपको ये ग्राफ दिख रहा है हाईलाइट पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये ग्राफ जो है वो हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है उसका ग्राफ इस तरीके से बना हुआ है। एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहा हूं मैं आपको। अब इस केस में आपके पास जो लोअर लिमिट है वो x इक्वल टू ए, अपर लिमिट x इक्वल टू बी। अब हमारे पास जो ग्राफ है एक तो बना है अब वो x एक्सिस, बी हमारे पास x एक्सिस है, ठीक है। तो x एक्सिस से ऊपर का ग्राफ और नीचे का ग्राफ हमारे पास जो शेडेड एरिया आपके सामने कर रखा है। अब इस केस में अगर आपके पास कभी भी बिलो x एक्सिस अगर आपके पास कोई भी ग्राफ आता है, ये जो है हमारे पास एरिया जो है वो बिलो x एक्सिस है। अगर बिलो x एक्सिस होगा तो हमेशा जो मिलेगा आपको एरिया जो मिलेगा वो हमेशा क्या मिलेगा, नेगेटिव। क्या मिलेगा भैया, नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। अगर बात करता हूं अबो x एक्सिस, ये अगर बात करता हूं ये जो है ये अबो x एक्सिस है, तो यहां पे जो वैल्यू मिलेगी ना वो हमेशा क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। यहां पे क्या मिलेगी, पॉजिटिव, और यहां पे हमेशा क्या मिलेगी आपको, नेगेटिव मिलेगी। अब इस केस में हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है आपको शेडेड करके दिखा रखा है, हमारे पास कोई भी लिमिट है a टू b एफ एक्स डी एक्स, तो ये आपके पास इसका ग्राफ है एफ एक्स का। तो आपको क्या करना है, जो मैंने शेडेड कर रखा है इसका एरिया आपके सामने लिख रखा है, वैल्यू आपके सामने लिख रखी है। इनको अगर मैं ऐड करता हूं, 2 जो है 2 क्या है, बिलो x एक्सिस है। अगर बिलो x एक्सिस है तो हमेशा माइनस का लेना है, जो कि माइनस का कितना हो जाएगा, 2। कहने का मतलब अगर x एक्सिस से नीचे कोई वैल्यू है वो आपको क्या लेनी है, हमेशा नेगेटिव। अगर बात करता हूं अब वो x एक्सिस है वो हमेशा लेनी है आपको पॉजिटिव, सिंपल सी बात। तो हमारे पास, क्योंकि दूसरी चीज ऐसे भी बोल सकते हो कि एक्सेस जो x एक्सिस होता है उससे नीचे y की वैल्यू हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। अगर ऊपर बात करता हूं अब वो x एक्सिस तो y की वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और y ही हमारे पास क्या होता है, हमेशा रिजल्ट कहलाता है, जो कि y इक्वल टू एफ एक्स दे रखा है। तो आपके पास एफ एक्स पे जब हम इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं तो इसका मतलब जो वैल्यू आएगी वो किसकी आती है, y की आती है। तो इसीलिए मैंने माइनस का 2 कर दिया। अब बात आती है अगली, हमारे पास ये हो गया, दूसरा हमारे पास आता है 5 जो कि अबो x एक्सिस है, तो मेरे पास प्लस का 5 करूंगा। नेक्स्ट जो कटोरा बन रहा है वो क्या है, बिलो x एक्सिस, और उसका एरिया कितना है, 3, जो कि माइनस का 3 लूंगा, जो कि बिलो x एक्सिस है तो मैं क्या लूंगा, माइनस का लूंगा। अगर मैं 4 की बात करता हूं तो ये कटोरा जो है वो क्या बन रहा है, x एक्सिस से ऊपर बन रहा है, तो मैं क्या लूंगा, प्लस का 4 लूंगा। बात आ गई समझ। तो मेरे पास देखो x इक्वल टू ए से लेके यहां से लेके वैल्यू हमने कितने ले ली, x इक्वल टू बी तक ले ली। जो भी इसके बीच में एरिया आया, जो भी हमारे पास 4 जो कटोरे बने हुए हैं, इन सब की वैल्यू को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो मेरे पास फाइनली क्या बचेगा, देखो माइनस का 2 माइनस का 3,
-5 +5 को काटेगा, सिर्फ क्या बचेगा आपके पास 4। तो मेरे पास यहाँ पे जो है a से b fx का अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो मेरे पास जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, 4 आती है। तो ये जो है एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको दिखाया है कि किस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है। हमारे पास यहाँ पे जो एरिया है वो किस तरीके से लेते हैं, तो हमेशा यहाँ पे जो है वो एरिया निकालते हैं जो कि अबो एक्स एक्सिस और बिलो एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, आपको इस चीज पे पूरा का पूरा फोकस करना है जो कि मैंने इस ग्राफ में आपको दिखाया है। बात आ गई समझ में? तो ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो आपको हर बार इंटीग्रेशन को जो है रिप्रेजेंट ऐसे करना होता है। अगली बात करता हूं, जैसे जैसे फंक्शन देगा उसका ऐसे ही ग्राफ बनता जाएगा अलग अलग। अगली जो चीज आती है वो चीज देखो, हमारे पास बोला कि डेफिनेट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट्स अलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज बिटवीन x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है वो हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है, अलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज बिटवीन x इक्वल टू a x इक्वल टू b। कहने का मतलब हमेशा डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है वो सम होता है एरिया का। जैसे इसके अंदर आपको लिमिट दे दी x इक्वल टू a x इक्वल टू b, तो इसके बीच में जो भी एरिया आएगा मैं क्या कर दूंगा, उस सब का सम कर दूंगा। बता गई समझ? वो ही क्या कहलाएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन कहलाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगी नेक्स्ट लाइन की पूरी एक्सप्लेनेशन। बता गई समझ? अब मेरे पास आपको एक छोटा सा क्वेश्चन है एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आपको दिया 0 से π/2 sin x dx का इंटीग्रेशन करना है। तो इस केस में सबसे पहले आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। अगर बात करता हूं कि मेरे पास sin x का इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या आता है, माइनस का cos x होता है। ये अगर आपको आता है सिर्फ और सिर्फ आप क्या करना होता है, लिमिट अप्लाई करनी होती है। जिस बच्चे ने इंडेफिनेट पढ़ा है तो उसको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। लिमिट आपने +1 में की है, सिर्फ लिमिट अप्लाई करनी है आपने इंटीग्रेशन करते ही। और लिमिट क्या है आपकी, 0 से π/2, 0 से π/2। अब जब भी मैं अपर लिमिट पुट करता हूं, माइनस तो बार पड़ा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अंदर मेरे पास जो जाएगा π/2 पुट किया तो मेरे पास हो गया cos π/2, माइनस का साइन लगाना है हमेशा। 0 पुट कर दिया क्या बन जाएगा, cos 0, मेरे पास ये बन गया। तो एक बात बताओ, π/2 कितना होता है, π/2 होता है 0, माइनस में cos 0 कितना होता है, 1 हो जाएगा। तो मेरे पास माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या हो गया, आंसर आ गया। तो मेरे पास 0 से π/2 sin x का जो एरिया मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1। तो अगर मैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट करता हूं वो देखो कैसे, अगर जिस बच्चे को sin x का ग्राफ आता है 0 से π/2 का, ये क्या है 0 से π/2 का sin x का ग्राफ है, बहुत हेल्प करेगा आपकी। ठीक है, सेम चीज यही जो शुरुआत होगी वो एरिया अंडर कर्व में शुरू होगा। तो ये जो एरिया है ना 0 से π/2 वो कितना है, 1 आया है। 0 से π/2 जो हाफ कटोरा मैंने उठाया है उसका एरिया हमेशा क्या होता है, 1 होता है। बात आ गई समझ में? तो ये मेरे पास आप सीधा सीधा भी कर सकते हो, ये करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको ग्राफ आता है कि 0 से π/2 और आपको पता है 0 से π/2, अगर जिस बच्चे ने एरिया एक बार देख लिया कि हमेशा कितना आता है, 1 आता है, तो 1 आ जाएगा। अब कितने ही कटोरे बना दे तो उनको हम डिवाइड कर देंगे और 1 1 एरिया में चलेंगे। बात आ गई समझ? तो सबसे पहला मेरे पास आता है sin x का, जो कि आपको ज्योमेट्रिकल भी करा दिया और एक मैंने आपको इंटीग्रेशन करके भी दिखा दिया है। अब देखो अगर अगला केस हमारे को दिया 0 से π/2 cos x का इंटीग्रेशन। सबसे पहले cos x का इंटीग्रेशन पता होना चाहिए बच्चे को। cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x और लिमिट क्या लगती है, 0 से π/2। क्या लगती है, 0 से π/2। अगर मैंने x की जगह π/2 पुट कर दिया तो मेरे पास जाएगा sin π/2 माइनस का sin 0 हो जाएगा। भी क्या पुट किया, अपर लिमिट माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट कर दिया। sin 90 क्या होता है, हमेशा 1 और sin 0 हमेशा 0, और जो कि मेरे पास कितना आंसर हो गया, 1 आंसर आ गया। तो मेरे पास 0 से π/2 cos x का जो एरिया मिलता है वो कितना मिला, मेरे को 1 मिला। तो आपको cos x का जो ग्राफ है वो आना चाहिए कहां से कहां, 0 से π/2 का। देखो ये जो है 0 से π/2 का cos x का ग्राफ है, जो कि ये एरिया जो आता है हाफ कटोरा, ये भी कितना मिलता है आपको, 1 मिलेगा। बात आ गई समझ? तो ये मेरे पास आपको देखना है, इस एरिया ये है ना बड़ा काम आएगा।
इसीलिए आपको ग्राफ भी रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूं और पूरा प्रॉपर तरीका भी करके दिखा रहा हूं, क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेंगे, देखो नेक्स्ट आता है, जैसे जैसे क्वेश्चन की वैल्यू बढ़ेगी वैसे ही आपको हेल्प करेंगे ये। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया छोटा सा, ये भी 0 से 5π/2 sin x dx इंटीग्रेशन कर। अब बच्चा क्या करेगा, इसको टूट के पड़ेगा बच्चा इस पे, और बच्चा टूट के पड़ेगा और सीधा इंटीग्रेशन करेगा और वैल्यू पुट कर देगा, जो कि आपका गलत हो जाएगा उस तरीके। क्योंकि बात करता हूं कि बिलो एक्स एक्सिस आएगा तो नेगेटिव होता है, तो वहां से वैल्यू आपके पास अलग जाएगी। तो इसीलिए इस चीज पे पूरा का पूरा ध्यान देना है। अगर जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जिस बच्चे ने देखा है कि मेरे पास अगर साइन एक्स का ग्राफ आता है, जिस बच्चे को कहां से कहां लेना है, 0 से 5π/2, तो मेरे पास देखो ऐसे बनेगा। अगर मैं इसकी बात करता हूं, ये 0, ये पाई, ये मेरे पास कितना हो जाएगा 2π, और मेरे को चाहिए सिर्फ 5π/2। कहने का मतलब इस कटोरे को क्या करूंगा मैं, यहां से तोड़ लूंगा भैया, क्या कर दूंगा, इस कटोरे को यहां से तोड़ दूंगा। सिर्फ कहां तक, यहां तक मिलेगा मेरे को 5π/2, ये ग्राफ यहां तक मिलेगा। बता कि समझ 2π के बाद क्या मिलेगा मेरे को 5π/2। अब आपको पता है कि ये हाफ कटोरा यहाँ π/2 होता है, ये 1 मिलता है, तो ये भी हमेशा कितना होता है, 1 होता है हमेशा। एरिया डिवाइड करता है हमेशा π/2, 1 इधर का तो 1 इधर का। कटोरे को 2 हिस्सों में बढ़ता है, 1 1 में। अगर इसकी बात करूं तो भी आपके पास ये भी 1, ये भी 1, और ये भी क्या मिलेगा 1। तो 0 से 5π/2 तक टोटल आपके पास एरिया कितना है उसका सम कर लो। तो अगर बात करता हूं, एक चीज ध्यान देना कि मेरे पास अब वो एक्स एक्सिस की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, कितनी मिलेगी 1 + 1, क्योंकि आपके पास ये हाफ कटोरा 1 है, ये भी 1 रहेगा। नीचे आया तो नीचे की वैल्यू नेगेटिव लेनी है, -1 -1, और फिर ऊपर गया सिर्फ क्या बैठा है, +1 बैठा है। अब यहां से ये -1 + 1 आपस में काटेंगे और सिर्फ आपके पास क्या मिला 1, जो कि आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मेरे पास 0 से 5π/2 का अगर आप इंटीग्रेशन करते हो sin x का, तो वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगा, हमेशा 1 मिलेगा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो आपको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखो कितनी हेल्प की, आप यहाँ पे डायरेक्ट आपके पास आंसर है लेके आए। अगला केस मेरे पास आता है 0 से 5π/2, अगर मोड sin x दे दिया तो कैसे करेंगे। sin x पे अंदर मोड बैठा है, अलग अलग कंडीशन आपको दिखाऊंगा, तो सबसे पहले इस पे फोकस करो। तो एक बात बताओ, sin x मोडलस का, मोड sin x का जिस बच्चे को ग्राफ आता है, जिस बच्चे को ग्राफ आता है उसको तो किसी प्रकार की दिक्कत आएगी नहीं भाई। कैसे कि मेरे पास हमेशा जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनता है, और कहां से कहां मांगा है, सिर्फ और सिर्फ 0 से लेके 5π/2 तक का ग्राफ मांगा है। तो कहने का मतलब ये 0 था, ये पाई था, और ये पॉइंट जो है ये कितना हो जाएगा, 2π का हो जाएगा। तो नीचे वाले जो कटोरे हैं वो ऊपर पलट के चले जाते हैं, कब, जब sin x पे मोड लग जाए। तो ये sin x मोडलस का ग्राफ है। तो अब इस केस में जो कटोरे बनेंगे हाफ हाफ हमेशा सेम बनेंगे, कोई भी चेंज नहीं आएगा। कहने का मतलब ये एरिया 1, ये भी 1, ये भी 1, और ये भी 1, और ये भी 1, सारे 1 1 के बनेंगे सेम। तो अगर मैं सम करता हूं सबका 0 से 5π/2 का, तो 1 + 1 + 1 + 1 + 1, तो मेरे पास 5 बार आ गया, तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 5 आंसर आ गया। तो ये हो जाएगा मोड sin x का जो एरिया है वो 0 से कितना, 5π/2 तक का। अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो इस तरीके से। तो मेरे को नहीं लगता किसी बच्चे को किसी प्रकार की दिक्कत आएगी। जिस बच्चे ने sin x का ग्राफ भी पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई ज्यादा आपको भागने की जरूरत है नहीं है। मैं आपको जो चीजें करा रहा हूं वो बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये तो मोड sin x बैठा था। अब की बार जो आपको दिया है, देखो नेक्स्ट केस वो क्या दिया है कि इंटीग्रेशन 0 से 5π/2 sin x dx, और पूरे पे क्या लगा रखा है, मोड लगा रखा है अब की बार। तो एक बात बताओ, अगर पूरे पे मोड लगा रखा है तो सबसे पहले तो अंदर वाले को सोल्व करूंगा मैं। अंदर वाले को सोल्व कैसे करोगे, अंदर वाले की जो वैल्यू थी सेम का सेम, जो हमने ये किया, ये वाला केस, क्योंकि हमारे पास sin x सबसे पहले इंटीग्रेशन करेंगे 0 से 5π/2 की वैल्यू निकालेंगे, और उसके बाद जो आंसर आएगा ना उस पे मेरे को मोड लगाना है अब की बार, ना कि sin x पे मोड है।
ये तो साइन एक्स पे मोड था जो कि ग्राफ ऐसा बना, लेकिन वो पूरे पे मोडलेस है, ये पूरे पे मोडलेस है। तो कहने का मतलब अंदर वाले का जो वैल्यू है वो क्या मिला था आपको, 1 मिला था, और पूरे पे क्या लगा दूंगा मैं, मोड लगा दूंगा। बात आ गई समझ में। 0 से 5π/2 साइन एक्स का जो मेरे पास वैल्यू आया था वो कितना आया था, 1, और उसके बाद में क्या करूंगा, पूरे पे मोड लगाऊंगा, जो कि मेरे को कितना आंसर मिला, 1 मिला। तो ये मेरे पास आंसर हो गया। सिंपल सी बात है। अगर वहां पे नेगेटिव आता ना तो मोडलेस यहाँ पे क्या कर देता, उसको पॉजिटिव कर देता। तो 1 था वहां पे, तो 1 का तो सेम ही रहा, पॉजिटिव है। बात आई समझ। अब नेक्स्ट देखो, इस केस में आपको एक रिमार्क याद रखना है कि कभी भी जब भी आपके पास a to b fx dx कर रहे हो, वो हमेशा लेस देन या इक्वल मिलेगा किसके, पूरे पे मोडलेस a to b fx dx के। लेस देन इक्वल मिलेगा a to b fx मोडलेस dx। तो इस केस में क्या आपको सीखने को मिला कि मैंने आपको 3 केस करवाई। उन 3 केस में क्या था कि जब कुछ भी नहीं था, उसका जो मेरे पास वैल्यू आएगा वो हमेशा लेस देन इक्वल मिलेगा जब पूरे पे मोडलेस है, इंटीग्रेशन पे पूरे पे मोडलेस है। अरे ये हमेशा लेस देन इक्वल मिलेगा इससे, जब हमने अंदर जो फंक्शन के ऊपर अगर मॉडुलस लगा दिया तो उससे हमेशा ये दोनों क्या मिलेगी, छोटी मिलेगी, जो कि मैंने आपको करके भी दिखाया है। ये वाला तो था पूरे पे बार। अगर आपको ये छोटा या इक्वल भी मिल सकता था, जैसे यहाँ पे इक्वल मिल गया, ये 1 था, पूरे पे बार मॉडुलस लगाया तो भी 1 मिला आपको। नेक्स्ट केस में जो मैंने आपको करवाया था ये 1 था, जब अंदर मॉडुलस आ गया किसी फंक्शन पे तो आपको 5 मिल गया। तो एक बात बताओ, जो 5 है उन दोनों से तो बड़ा है ना, तो वही चीज दिखाई है मैंने आपको, वही चीज दिखाई है कि हमेशा ये जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल इसके मिलेगी, और ये वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल है इस वाले के मिलेगी। तो ये 3 अलग अलग मैंने आपको कंपैरिजन करके दिखाए, आप इस चीज को देखिएगा। हमने एग्जाम्पल भी कर लिए हैं, सिर्फ मैंने आपको रिमार्क के तौर पे यहाँ पे दिखा दिया अलग से। बात आ गई। नेक्स्ट केस देखिएगा। तीसरी चीज हमारे पास आती है, वी कैन इंटीग्रेट a to b fx dx only when fx is defined in x belongs to a to b। अगर हम इंटीग्रेशन करें a to b fx का, तो इस केस में क्या होगा, ये इंटीग्रेशन तभी होगा ओनली व्हेन fx जो है डिफाइन होगा कहां पे, कि x बिलोंग कर रहा है a to b, जो मैंने लिमिट लगाई है a to b में डिफाइन होगा, तभी fx का इंटीग्रेशन पॉसिबल है। अगर fx जो है वो a to b अगर डिफाइन होगा ना, तभी उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पॉसिबल होगा। कैसे देखो, अगर आपको एग्जांपल दे दिया π/4 to 3π/4 10x dx कर रहे हैं। अब 10x का इंटीग्रेशन करें, लिमिट लगाई π/4 से 3π/4। एक बात तो π/4 जो है वो 45 डिग्री, 3π/4 जो है वो 135 डिग्री मिलेगा। तो कहने का मतलब 45 से 135 डिग्री के बीच में 10x कहां पे अनडिफाइंड बनता है, ये देखिएगा। तो बच्चा बोलेगा फटाक देने से π/2 पे, मतलब 90 डिग्री पे 10x अनडिफाइंड होता है। इसीलिए π/4 से 3π/4 के बीच में वैल्यू आ रही है कौन सी, 90 डिग्री। तो इसीलिए ये जो है नॉट पॉसिबल एज एट x इज इक्वल टू π/2 पे। 10x जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x इज इक्वल टू π/2 पे जो है वो फंक्शन जो है वो क्या होता है, अनडिफाइंड है। फंक्शन जो है वो क्या है, अनडिफाइंड है। कहने का मतलब 10x जो है वो π/2 पे क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो इसीलिए अगर आपको सो वी इंटीग्रेट सच फंक्शन इन अबव मैनर, अगर आपको इस फंक्शन का अगर इंटीग्रेशन करना है तो आप कैसे कर सकते हो, π/4 से 3π/4 10x अगर आपको दे रखा है तो इस केस में π/4 से π/2 माइनस तक लोगे, मतलब π/2 को टच नहीं करेगा, π/2 माइनस, मतलब π/4 से π/2 माइनस तक वैल्यू में 10x का इंटीग्रेशन प्लस का साइन, π/2 प्लस से लेके 3π/4 तक 10x का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। तो इस केस में देखो π/2 माइनस वैल्यू ले ली, लिमिट में अगर पढ़ा है तो आपने π/2 माइनस, कहने का मतलब हमने π/2 नहीं लिया, यहाँ पे माइनस दिखा, इसका मतलब π/2 से छोटा। यहाँ पे π/2 प्लस ले लिया, मतलब 90 डिग्री प्लस ले लिया, मतलब 90 डिग्री नहीं लिया। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि 90 डिग्री जो है वो यहाँ से क्या कर दिया, भगा दिया हमने। तो इसीलिए अगर आपको इसका इंटीग्रेशन करना है तो वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऐसे पॉसिबल हो सकता है
इस केस में पॉसिबल नहीं होगा अगर आपने π/2 ले रहे हो तो, सिंपल सी बात, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा कोई भी फंक्शन जो है वो डिफाइन अगर है x बिलोंग्स टू a से b में, तभी उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, सिंपल सी बात, ठीक है। अगला केस हमारे पास आता है, देखो कोई मुश्किल चीज नहीं है, आपके सामने एक एक चीज लिखी हुई है, उसका मैं आपको एक एक ग्राफ के अंदर भी बता रहा हूं, इसीलिए जो भी आप काम कर रहे हो ना वो बहुत मजे से करो और एक एक चीज को समझते हुए आगे बढ़ो, ठीक है। अब अगला केस हमारे पास देखो फोर्थ आता है, इफ a टू b fx dx का हमने इंटीग्रेशन किया और आपको मिला इक्वल 0 के। अगर हमने किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन किया a टू b और हमारे को अगर 0 के बराबर मिला, देन इन a टू b देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रूट ऑफ fx। कहने का मतलब अगर मैंने किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन किया और वो अगर 0 के बराबर आ जाए, तो उस केस में a से b के बीच में कम से कम एक रूट तो एग्जिस्ट करे ही करेगा। कैसे, देखो अगर हमने कोई भी, जैसे ये फंक्शन था, ठीक है, हमारे पास x इजकल टू ए दे दिया, x इजकल टू ए से b तक हमारे पास कोई फंक्शन बैठा है ये वाला, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि ये जो जब हमारे पास a टू b fx dx इजकल टू 0 के बराबर आ रहा है, तो इस केस में क्या है कि ये x एक्सिस पे यहाँ पे कट करके गया ग्राफ। अगर ये x एक्सिस पे कट करके गया है, इसका मतलब जो फंक्शन का जो है वो एट लीस्ट वन रूट जो होगा, एट लीस्ट वन रूट ऑफ fx, तो fx का एक तो रूट कहलाएगा। कहने का मतलब जब x एक्सिस पे अगर कट करके चली जाती है कोई भी ग्राफ, अगर कोई भी फंक्शन अगर x एक्सिस पे कट करके चला जाता है, तो उस केस में आप हमेशा क्या बोलोगे कि एक रूट तो यहां पे लाई करे ही करेगा। तो आपको इस बात में ध्यान रखना है कि एज a टू b fx dx इजकल टू 0 के बराबर आ रहा है, तो इस केस में आप याद रखो कि पॉजिटिव एरिया इजकल टू बराबर होगा नेगेटिव एरिया के, तभी ये पॉसिबल होगा। कहने का मतलब जितना एरिया ऊपर बना है उतना ही एरिया क्या मिलेगा, नीचे बनेगा हमेशा। तो पॉजिटिव एरिया ये हो गया, पॉजिटिव एरिया तो हमारे पास ये मिला, और नेगेटिव एरिया जो है ये वाला हो गया, ये वाला क्या है नेगेटिव एरिया। ये आपस में क्या होंगे, दोनों के दोनों बराबर होंगे। किस केस में, x इजकल टू ए से लेके x इजकल टू बी के केस में। अगर पॉजिटिव एरिया नेगेटिव एरिया के बराबर होगा, तो उस केस में जो भी इंटीग्रेशन मिलेगा a टू b किसी फंक्शन पे, वो किसके बराबर मिलेगा, 0 के बराबर मिलेगा। तो उस केस में 100% एक रूट तो लाई करे ही करेगा। अगली बात, विच इज पॉसिबल ओनली व्हेन ग्राफ कट्स x एक्सिस एट लीस्ट वंस इन a टू b। ये कब पॉसिबल है, जब ग्राफ जो है वो x एक्सिस पे कम से कम एक बार तो कट करके ही जाए, तब यहाँ पे क्या मिलेगा, एक रूट मिलेगा, जो कि मैंने आपको यहाँ पे ग्राफ में दिखा भी दिया है। कोई नई चीज नहीं है, सिर्फ मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाए। बता कि समझ, जब भी मेरे ये नोट्स पढ़े बच्चा क्लास के, तो अच्छे से एक एक चीज यहाँ पे डिफाइन की हुई मिलेगी, तो आपको किसी प्रकार की तकलीफ है नहीं होगी। नेक्स्ट केस देखो, नेक्स्ट हमारे को दिया पांचवें केस में आपको क्या मिला है, इफ fx ग्रेटर देन 0 fx लेस देन 0। अगर आपके पास fx ग्रेटर देन 0 दे दे, या फिर आपको बोले fx लेस देन 0 दे दे, तो इस केस में देन a टू b fx dx ग्रेटर देन 0 मिलेगा। अगर आपके पास fx ग्रेटर देन 0 मिला, अगर मैंने उस पर लिमिट लगाई a टू b fx dx, तो भी आपको क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 0। या फिर जो मेरे पास fx लेस देन 0 मिल रहा है, उस पर भी मैंने लिमिट अप्लाई की a टू b fx dx, उस केस में भी मेरे को आंसर मिलेगा किस में, लेस देन 0 के केस में। बात आ किस। तो कहने का मतलब जब मेरे पास x इजकल टू a यहाँ पे बैठा है, ये बैठा है, देखो ग्राफ, ये मैंने ग्राफ बना रखा है जो कि x इजकल टू a और x इजकल टू b के बीच में है, ये हमारे पास ग्राफ है ये वाला। बात आ गई समझ। इस केस में जो एरिया मिला वो मेरे को क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिला, पॉजिटिव मिल रहा है, एरिया क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। तो इसीलिए देखो a टू b fx dx जो है वो ग्रेटर देन 0 मिला, क्योंकि इस केस में अगर बात करूं y की वैल्यू यहां से
एक्स एक्सिस से ऊपर ऊपर जो है वो क्या है, पॉजिटिव एरिया अबो एक्स एक्सिस होता है हमेशा, क्योंकि वाई हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है अबो एक्स एक्सिस। और वाई इक्वल टू क्या आता है, एफ एक्स। और एफ एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है तो अगर मैं लिमिट भी लगाता हूं ए टू बी तो भी हमारे को जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 0। अगर मैं बात करता हूं इस वाले का ग्राफ, इस वाले का अगर ग्राफ बनाना है तो आप ऐसे दिखा सकते हो कि मेरे पास जैसे ये दे दिया, अब की बार ग्राफ जो है वो नीचे बना दिया ऐसे, ठीक है, ग्राफ जो है वो हमारे पास क्या बना दिया, नीचे बना दिया। यहां पे दिखा दो भी, ग्राफ जो है वो ऐसे दे दिया, ठीक है, ये जो वैल्यू है वो x इजकल टू ए और ये वैल्यू जो है x इजकल टू बी। और जो ग्राफ मिला मेरे को यहां पे क्या मिला, बिलो एक्स एक्सिस, ठीक है, ये एक्स एक्सिस की लाइन थी। अगर ये बिलो एक्स एक्सिस है, बिलो एक्स एक्सिस, तो इस केस में आपको पता है कि जो एरिया मिलता है ना वो हमेशा क्या मिलता है, नेगेटिव के बराबर होता है। एरिया जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, हमेशा नेगेटिव मिलेगा। तो ये बात आपको यहां पे दिखा रहा हूं कि जब आपके पास एफ एक्स ग्रेटर देन 0 तो उस केस में जब लिमिट लगाऊंगा एक्स इजकल टू ए से बी तो भी पॉजिटिव। अगर आपके पास एफ एक्स लेस देन 0, कहने का मतलब वाई यहाँ पे नेगेटिव है, लेस देन 0 है, तो इस केस में जो एरिया मिलेगा आपको जब मैं लिमिट लगाऊंगा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स पे तो हमेशा क्या मिलेगा, लेस देन 0 का केस मिलेगा। सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल चीज है नहीं है। बात आगे सुन, ये हो जाएगा हमारे पास जो 5वां पॉइंट है वो। अगला मेरे पास छठा पॉइंट आता है और छठे पॉइंट पे आपको बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि बड़ी काम की चीज है, बड़े काम की चीज है, इसलिए बहुत अच्छे से समझना है, इस चीज को काम आएगा खूब। जैसे आपको बोला ए टू बी एफ एक्स डी जी एक्स कर रहा हूं मैं, ए टू बी एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं डी जी एक्स, तो यहां पे जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू जी एक्स कर रहे हो। यहां पे जो इंटीग्रेशन कर रहे हो डी के अंदर एक्स की जगह अगर जी एक्स बैठा है, क्योंकि जब भी आपने मान लो इंटीग्रेशन किया यहां पे डी एक्स बिठा रखा है, एक्स जो है वो क्या बताता है यहां पे कि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बता कि समझ हमेशा ये बताएगा। और इस केस में जो ये वैल्यू है ना एक्स इजकल टू ए और एक्स इजकल टू बी रहेगी हमेशा, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं ना उसी की ये लिमिट रहती है ए और बी। तो इसी तरीके से अगर इसमें देखते हो आप तो x की जगह बैठा है पूरा gx, क्या बैठा है, gx बैठा है। तो भी इस केस में जो ये हमारे पास लिमिट है ना, a जो लिमिट है और b जो लिमिट है वो gx इजकल टू a के बराबर होगा, क्योंकि यहां पे जब x के रिस्पेक्ट में किया तो x इजकल टू a x इजकल टू b लिखा मैंने, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं उसी की लिमिट होती है हमेशा, चाहे वो फंक्शन हो चाहे एक्स सिंपल बिठा रखो। तो इसीलिए यहाँ पे gx के रिस्पेक्ट में करें तो इसका मतलब जो ये लिमिट है ना वो gx इजकल टू a के बराबर है, अपर लिमिट जो है वो gx इजकल टू b के बराबर रहेगी। बात की सुन, अगर आपके पास मेरे को यहाँ पे अगर x निकालूं तो g को इधर भेज दूं तो x इजकल टू कितना हो जाएगा, g इनवर्स a के बराबर हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पर भी g भेजा तो x इजकल टू क्या हो जाएगा, g इनवर्स b हो जाएगा। आता कि सुन, तो यहां पे अगर एक चीज देखो कि मैंने अगर डेरिवेटिव किया gx का, इस चीज को समझना कि मैंने डेरिवेटिव किया gx का, अगर gx का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव करता हूं तो वो मिलेगा मेरे को g डैश x, अगर gx का डेरिवेटिव करता हूं तो वो क्या मिलेगा, g डैश x, और इस dx को जो है मैं इधर भेज देता हूं तो मेरे पास dgx जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, g डैश x dx के बराबर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, dgx जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, g डैश x dx के बराबर आ जाएगा, क्योंकि dx को मैंने इधर भेज दिया। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे जो मेरे पास dgx है वो किसके बराबर आ जाएगा, g डैश x dx के बराबर है। तो मैंने fx जो बैठा था इनटू में g डैश x dx लिख दिया, किसकी जगह, dgx की जगह g डैश x dx लिख दिया। लेकिन अब जो इंटीग्रेशन यहाँ पे जो हो रहा है ना वो किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो इसीलिए मेरे को लिमिट अब किसकी चाहिए, यहाँ पे जो लिमिट आएगी वो चाहिए x इजकल टू जी इनवर्स a, x इजकल टू जी इनवर्स b, तो x की लिमिट चाहिए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे x आपको निकाल के भी दिखा दिया था कि x इजकल टू जी इनवर्स a हो जाएगा, जो कि लोअर लिमिट अगर मैं रखूँ तो
एक्स की वैल्यू आ गई। अगर मैं अपर लिमिट निकालता हूं तो एक्स इजिकल टू कितना हो जाएगा, जी इनवर्स बी हो जाएगा, जो कि मैंने पहले भी बता चुका हूं। तो यहाँ पे मेरे पास एक्स की अब की बार जो लिमिट आ जाएगी। तो यहाँ पे जब भी आप एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के अंदर इंटीग्रेशन करते हो, तो उस केस में आप जब उसको चेंज करते हो, एक्स के रिस्पेक्ट में लेके आते हो, तो हमेशा जो उसकी लिमिट है वो भी किस में होनी चाहिए, एक्स में होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया। अब अगर इसका क्वेश्चन करोगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब देखो इसका क्वेश्चन, एक एक चीज बिल्कुल इस क्वेश्चन में आपके दिमाग से सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। देखो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से, आपको दिया -1 to 1 एक्स स्क्वायर डी एल एन एक्स। तो यहां पे जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, वो किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एल एन एक्स, मतलब log x के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हो आप, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हो। तो सबसे पहले जो एल एन एक्स है उसको मैं किसी के बराबर मान लेता हूं। किसके बराबर मान लेता हूं, चलो देखो, एल एन एक्स को लेट एल एन एक्स इजकल टू मान लिया मैंने टी। क्या मान लिया मैंने, टी के बराबर मान लिया। बात की सुन, या दूसरा केस आप ऐसे करो, एक काम करो, इस चीज को छोड़ो, कि मैं इस चीज को अगर ऐसे करूं कि मैंने ये काम तो आपको करवाया ना, ये वाली चीज, तो इस पे आओगे आप। इस चीज को देखो कि अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालता हूं डी अपॉन डी एक्स, इस तरीके से करना है इसके अंदर कि डी अपॉन डी एक्स एल एन एक्स। मैंने सबसे पहले क्या निकालोगे, सेम इसी चीज पे आ जाओ, ताकि हम घुमाएंगे नहीं, इसी चीज पे चलते हैं आगे। कि मैंने डेरिवेटिव कर दिया, जैसे जी एक्स यहां पे बैठा था तो इसका डेरिवेटिव किया था मैंने, तो यहां पर भी डेरिवेटिव कर दिया एल एन एक्स का। तो एल एन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन एक्स होता है। क्या होता है, 1 अपॉन एक्स। log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स होता है। अब एक बात तो मेरे को डी एल एन एक्स चाहिए, तो डी एक्स को इधर भेज दो, तो डी एल एन एक्स यहां पे कितना हो जाएगा, डी एक्स अपॉन क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन एक्स आ गया। अगर ये आ गया तो मैं यहाँ पे डी एल एन एक्स की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, डी एल एन एक्स इजकल टू डी एक्स अपॉन एक्स। तो पुट करो भैया, जो जो आपके पास आए, एक्स स्क्वायर तो बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है। डी एल एन एक्स हो गया डी एक्स अपॉन एक्स के बराबर। लेकिन अब अगर बात करते हो, यहां पे तो एल एन एक्स की क्या थी, यहां पे ये लिमिट एल एन एक्स की थी -1 to 1, लेकिन यहां पे लिमिट मेरे को क्या चाहिए, एक्स की चाहिए, क्योंकि जैसे ये तो कट ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डी एक्स है तो इसका मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम, मेरे पास एल एन एक्स इज इक्वल टू लोअर लिमिट पुट करोगे, पुट एल एन एक्स इज इक्वल टू लोअर लिमिट कितनी है, -1। तो एक बात बताओ, एल एन एक्स को ऐसे तो लिख सकता हूं log x बेस ई होता है, जो कि -1। अगर ये कैंसल आउट हुआ तो ये इधर जाएगा, तो मेरे पास यहां से अगर बात करता हूं तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, e की पावर -1 हो गया। तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई लोअर लिमिट की, तो कितना, e की पावर -1। अगर मैं अपर लिमिट पुट करता हूं किसके बराबर, एल एन एक्स इज इक्वल टू मैं 1 के बराबर रखता हूं, अपर लिमिट क्या है, 1 है। तो यहां पे अगर बात करता हूं तो लोग x बेस ई इज इक्वल टू 1 है, जैसे ही कैंसल आउट हुआ ये इधर जाएगा, तो आपके पास हो गया x इज इक्वल टू ई की पावर 1। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, अपर लिमिट भी आ गई, जो कि x की फॉर्म में। तो यहाँ पे जैसे लिमिट अप्लाई करते हो, मेरे पास e की पावर -1 से कहां तक जाएगा, e तक जाएगा। बात आ गई समझ में, क्योंकि लोअर लिमिट जो मेरे पास आई वो कितनी आई, x इज इक्वल टू ई की पावर -1, अपर लिमिट जो आई वो x इज इक्वल टू ई आया है। तो मेरे पास e की पावर -1 से e पुट कर दूंगा। अब मेरे पास यहाँ पे जो बचा ना, वो अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, e की पावर -1 टू e लिमिट है x dx बचा सिर्फ। तो x का इंटीग्रेशन सभी बच्चों को पता होता है x²/2, जो कि पहली क्लास में करवाता हूँ इंडेफिनेट में। और लिमिट मेरे पास e की पावर -1 टू e। अपर लिमिट पुट करो, अपर लिमिट पुट की, मेरे पास आ गया यहाँ से e²/2 माइनस में लोअर लिमिट पुट करो, e की पावर -2 बन जाएगा डिवाइड बाई 2। तो ये मेरे पास क्या हो गया, इसका फाइनल आंसर। बस सिंपल सा था, कोई मुश्किल नहीं था। सेम मैंने इसी चीज को करवाया है, सेम इसी पे एग्जाम्पल करवाया है।
कि जब आपके पास किसी अदर फंक्शन के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहा हो तो आपको कैसे करना है, सेम ये दोनों के दोनों प्रोसेस आपको अप्लाई करने हैं। कोई टी वगैरह नहीं मानोगे, नहीं तो क्वेश्चन लंबा जाएगा, आगे पीछे घूमोगे, कोई फायदा नहीं मिलेगा। सिंपल इसी चीज पे आओ, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास इसका एग्जांपल। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट मेरे पास जो है इस पे शॉर्टकट रास्ता भी चलेगा भी। पहले तो कॉन्सेप्ट समझो। अगर आपको दिया इफ gx इज इनवर्स ऑफ fx, gx जो है वो इनवर्स है किसका, fx का, एंड डोमेन ऑफ fx इज x बिलोंग्स टू a टू b। जो fx का जो डोमेन है वो कहां से कहां बिलोंग करेगा, a टू b बिलोंग करेगा, सच दैट fa जो है वो c के बराबर होगा। कहने का मतलब x जो है वो a टू b बिलोंग करता है। अगर मैं x की वैल्यू a यहां पे पुट करता हूं x की जगह, तो fa हमारे को मिला c के बराबर। कोई भी c वैल्यू मिल रही है, देखो आगे c क्या चीज है। अगर मैं b वैल्यू पुट करता हूं इस फंक्शन में, एफ बी इजकल टू मिला आपको d के बराबर, देन a टू b एफ एक्स डी एक्स प्लस के अंदर c टू d जी वाई डी वाई। तो इस केस में आपके पास क्या हुआ, दोबारा देखो, a टू b हमारे पास लिमिट एफ एक्स डी एक्स पे, प्लस के अंदर c टू d लिमिट लगी जी वाई डी वाई, हमारे को फंक्शन दे रखा है। तो इस केस में आपके पास क्या होगा कि जब भी मैं a की वैल्यू अगर इस फंक्शन में पुट कर दिया मैंने, तो एफ ए जो है वो इस c के बराबर होगा, जो कि एफ ए जो c यहां पे दिखा रखा है आपको। अगर मैं अपर लिमिट पुट करता हूं इस फंक्शन में x की जगह, तो एफ बी जो है वो किसके बराबर होगा, d के बराबर, जो कि इस फंक्शन की अपर लिमिट है। बात है कि समझ। तो इस केस का भावार्थ क्या निकला, कहने का मतलब मीनिंग क्या निकला, कि अगर आपके पास ये फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स है, ठीक है, इनवर्स टू ईच अदर, ये बात लिख लो, अगर इनवर्स टू ईच अदर, अगर ये फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स है, तो उस केस में जब भी आप ए लिमिट अगर इस फंक्शन में अप्लाई करते हो तो इस सी के बराबर आना चाहिए। अगर मैं बी अप्लाई करता हूं इस फंक्शन में तो इस डी के बराबर होगा, और ये एक दूसरे के क्या होंगे, हमारे पास इनवर्स होंगे फंक्शन। तो यहां पे जब भी इस, अगर आपको ये केस मिलता है तो सीधा सीधा क्या करना है कि अपर लिमिट की मल्टीप्लाई बी और डी की मल्टीप्लाई बी इंटू डी, माइनस का साइन लगाओगे हमेशा, और लोअर लिमिट की मल्टीप्लाई ए इंटू क्या कर दोगे, सी। आपके पास आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर है ये। बात आ गई समझ। दोबारा देखो, जब आपके पास फंक्शन जो है वो आपके पास ए टू बी एफ एक्स डी एक्स दे रखा है, सी टू डी जी वाई डी वाई दे रखा है, और ये फंक्शन जो अंदर बैठे हैं एक दूसरे के इनवर्स है। दूसरी कंडीशन, अगर ए वैल्यू पुट करता हूं लोअर लिमिट इस फंक्शन में पुट करता हूं, अगर इस सी के बराबर मिले, इस लिमिट के बराबर मिले, और आपके पास बी अपर लिमिट अगर पुट करता हूं तो इस डी के अगर बराबर मिले इस लिमिट के, तो आपके पास इस केस में जब भी आप आंसर निकालते हो तो क्या करना है, अपर लिमिट की मल्टीप्लाई दोनों की बी इंटू डी, माइनस का साइन, और लोअर लिमिट की मल्टीप्लाई ए इंटू सी कर दोगे। बीच में साइन जो है वो माइनस का रहना चाहिए। तो आपके पास ये जो है फाइनल है, क्या मिलेगा, यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। कैसे, दूसरा केस आप ये भी यहाँ पे क्या है कि जी वाई जो है एफ इनवर्स एक्स के बराबर होगा, जो कि यहाँ पे मैंने आपको लिख के भी दे दिया, और अगर मैथमेटिकल लिखोगे तो जी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स है एक्स की फॉर्म। तो ये जी वाई जो है वो क्या होगा, इसका इनवर्स के बराबर होगा, मतलब एक दूसरे के क्या होंगे, ये इनवर्स होने चाहिए। सिंपल सी बात है, एक दूसरे के इनवर्स होंगे। तो मेरे पास एग्जाम्पल अगर आपको दिया 1 to लिमिट आपको दे दी ई एक्स पे डी एक्स, प्लस का साइन लगाया, ई से लेके ई स्क्वायर तक लिमिट है एल एन एक्स डी एक्स। तो एक बात बताओ, जैसे ये 1 पुट किया मैंने, अगर मैंने लोअर लिमिट पुट की x की जगह, तो e की पावर 1 आपके पास किसके बराबर हो गया, e के बराबर। तो कहने का मतलब अगर मैं fx जो दिया मेरे को ex के बराबर है, अगर मैंने 1 पुट कर दिया, 1 पुट किया तो e की पावर 1 जो कि किसके बराबर, c वाली वैल्यू के बराबर मिली। अगर मैंने यहाँ पे 2 पुट कर दिया, f2 पुट किया, तो मेरे पास कितना मिला, e स्क्वायर मिला, जो कि किसके बराबर मिला, d के बराबर, जो कि अपर लिमिट मिली इसकी। अगर मैं इसके अंदर 1 पुट किया तो इसकी लोअर लिमिट, अगर 2 पुट किया तो इसकी अपर लिमिट। और ये जो e की पावर x और ln x क्या होते हैं, हमेशा एक दूसरे के इनवर्स
टू ईच अदर होते हैं हमेशा। ई की पावर एक्स और एल एन एक्स जो है वो इनवर्स टू ईच अदर होते हैं हमेशा। कैसे? जैसे भी इसका ग्राफ बनाते हो तो मिरर इमेज बनती है हमेशा। जैसे आपको दे दिया कि ई की पावर एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है, ये जो है ई की पावर एक्स का है। अगर एल एन एक्स की बात करता हूं तो इसका जो ग्राफ है वो ऐसे बनता है एल एन एक्स का। तो y इक्वल टू एक्स में अगर बात करूं, ये मेरे पास y इक्वल टू एक्स है, तो इसमें एक दूसरे की मिरर इमेज होगी। कहने का मतलब ये ग्राफ पलट के ऊपर जा रहा है ना, ठीक है, या इसका ग्राफ नीचे बन रहा है, तो एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है। मिरर इमेज ही क्या कहलाती है, इनवर्स फंक्शन कहलाते हैं एक दूसरे के। तो इसीलिए ई की पावर एक्स और एल एन एक्स जो है वो क्या है, इनवर्स टू ईच अदर है। तो भी इस केस में सिंपल सी बात है, अगर ये केस हुआ तो आप जब भी इसका आंसर निकालते हो तो आपको क्या करना है, देखिएगा भैया, इस केस में जब भी आप आंसर निकालते हो तो अपर की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी हमारे पास। यहां पे अगर बात करता हूं, अगर ये नहीं दिख रहा है तो दूसरे पेन का यूज कीजिएगा। अपर की मल्टीप्लाई 2 इंटू में ई स्क्वायर माइनस का साइन, लोअर लिमिट की मल्टीप्लाई आपस में 1 इंटू ई, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ये कंडीशन भी फुलफिल है, इनवर्स एक दूसरे के है, तो मेरे पास क्या करना है, अपर लिमिट की मल्टीप्लाई 2 ई स्क्वायर माइनस के अंदर लोअर लिमिट की मल्टीप्लाई 1 इंटू ई, और ये क्या आ जाएगा, आंसर। और इनवर्स देखना है तो आपके पास ग्राफ मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है। तो हर बार आपको इसी तरीके से करना है, कुछ भी ओच पोच नहीं करना है इसके अंदर, ज्यादा आपको कोई भड़क लेने की जरूरत है नहीं है, इधर उधर नहीं घूमना बिल्कुल भी। बात आ किस। अगर इस केस में इसका प्रूफ देखता हूं कैसे होता है, प्रूफ देखो, क्योंकि बच्चे को मन को शांति तो चाहिए ना, भी ये होता कैसे है कि इनवर्स हो और ऊपर अपर लिमिट की मल्टीप्लाई और लोअर लिमिट की मल्टीप्लाई और बीच में माइनस करो, कैसे होता है देखिएगा। सिंपल सी चीज, सारी चीज मैंने आपके सामने लिख रखी है, कोई ज्यादा टाइम आपका नहीं लगाऊंगा, सिर्फ प्रूफ देखना है, काम आपके पास शॉर्टकट आता है क्योंकि कंपटीशन का क्वेश्चन। अगर ए टू बी आपने अप्लाई किया एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू डी आपने अप्लाई किया जी वाई डी वाई, तो आपके पास मैंने क्या बोला कि अपर लिमिट की मल्टीप्लाई माइनस लोअर लिमिट की मल्टीप्लाई। अब इसको अगर प्रूफ करता हूं तो सबसे पहले आपको यह बोला है कि एफ एक्स जो जी है वो इनवर्स है किसका, एफ एक्स का। एक दूसरे के इनवर्स होते हैं तो हम बोल सकते हैं कि एफ एक्स जो है वो किसके बराबर है, जी इनवर्स एक्स के बराबर होगा, या बोल दो चाहे आपके पास जी एक्स जो है वो एफ इनवर्स एक्स के बराबर, तो एक ही बात है क्योंकि इनवर्स एक दूसरे के है। तो एफ एक्स जो है वो जी इनवर्स एक्स के बराबर है। अगर मैं जी इनवर्स को इधर लेके आता हूं तो जी एफ एक्स इजकल टू क्या बचेगा, सिर्फ इधर है एक्स बचेगा। तो इस केस में जो एफ एक्स अंदर बैठा है ना, उसी को मैंने कैपिटल वाई से लिखा है, तो यहां पे लिख भी रखा है मैंने कि एफ एक्स जो है बराबर है कैपिटल है वाई के बराबर है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, हम एल एच एस उठाते हैं, जो ये वाला है मैंने एल एच एस उठाया। अगर लेफ्ट हैंड साइड मैंने उठाई, ए टू बी लिमिट है एफ एक्स डी एक्स पे प्लस सी टू डी जी वाई डी वाई है। सबसे पहले y की वैल्यू पुट करूंगा, क्या पुट करूंगा, एफ एक्स, तो मैंने पुट कर दी, कुछ नहीं किया, जी एफ एक्स इंटू में डी एफ एक्स पुट कर दिया। सेम पिछला जो मैंने रूल करवाया था उसी तरीके से कि जी एफ एक्स का हम क्या करें, यहाँ पे इंटीग्रेशन करें किसके रिस्पेक्ट में, एफ एक्स के रिस्पेक्ट में। अगर इस केस में डी एफ एक्स करता हूं मैं डी एक्स, कहने का मतलब एफ एक्स का अगर मैं डेरिवेटिव निकालता हूं तो मेरे पास क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स के बराबर होगा। एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश एक्स। अगर मैं डी एक्स को इधर भेज देता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो डी एफ एक्स जो है वो बराबर आ जाएगा एफ डैश एक्स डी एक्स के बराबर आ गया। एफ डैश एक्स किसके बराबर आ गया, डी एक्स के। तो मैं क्या पुट करूंगा, इसके अंदर पुट करूंगा, तो मेरे पास आ गया कि डी एफ एक्स जो है वो किसके बराबर है, एफ डैश एक्स डी एक्स के बराबर है। सिर्फ इसमें पुट कर दिया, डी एफ एक्स की जगह एफ डैश एक्स डी एक्स। अब एक चीज देखो कि जी एफ एक्स जो है, जी एफ एक्स किसके बराबर है, एक्स के बराबर, तो ये भी पुट कर दो एक्स के बराबर। अब एक बात बताओ, अगर एक्स के रिस्पेक्ट में मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो मेरे को ये लिमिट जो है वो भी किसकी चाहिए, एक्स की, क्योंकि यहाँ पे एफ एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, तो लिमिट सी टू डी जो थी वो किसकी थी, एफ एक्स की थी। अब एक बात बताओ, ये कंडीशन हमने की कि एफ ए जो है अगर मैं एक्स की जगह ए पुट करता हूं तो सी के बराबर मिलना चाहिए। तो कहने का मतलब एफ एक्स जो है वो सी के बराबर है। इस वाले में देखो एफ एक्स जो लिमिट है वो सी के बराबर होगी, एफ एक्स अगर अपर लिमिट होगी वो डी के बराबर होगी। तो एफ एक्स अगर सी के बराबर है तो एक्स की जगह यहाँ पे मैंने क्या रखता हूं, ऊपर वाले में ए रखता हूं, तभी मेरे को क्या मिलता है, सी के बराबर ना। एक्स की जगह ए पुट करूं
तो मेरे को c के बराबर मिलता है। तो x की वैल्यू यहां से कंपेयर करोगे तो कितनी आ गई, x इजकल टू a आ गई, तभी c मिलता है x की वैल्यू a पुट करने पे। दूसरी बात करूं, एफ बी जो है वो d के बराबर होता है। अगर मैंने एफ एक्स इजकल टू डी रखा तो यहां पे मैंने क्या पुट कर रखा है, ऊपर x की जगह b पुट कर रखा है, तो यहां पे x इजकल टू b पुट करने पे क्या मिलता है मेरे को, d मिलता है। अगर मैं x की वैल्यू b पुट करूं तो मेरे को d मिलता है। तो कहने का मतलब यहां पे अगर बात करता हूं तो मेरे पास x की जो लिमिट है वो कितनी आ गई, a टू b आ गई, और आगे जो फंक्शन बैठा था उसकी भी लिमिट कितनी थी, एफ एक्स डी एक्स की a टू b है। जब लिमिट सेम हो जाती है तो आप पूरे पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हो। कैसे, a टू b लिमिट पूरे पे लगा दो, एफ एक्स जो बैठा था प्लस का साइन x इंटू में एफ एक्स डी एक्स आ गया, सॉरी यहाँ पे जो है एफ डैश एक्स था, भी इस चीज को करेक्ट करना, ये जो x इंटू में एफ डैश एक्स था यहाँ पे, ठीक है, इस चीज पे एफ डैश एक्स था, इस चीज को साइड में भी लिख देता हूं, ये जो था एफ डैश एक्स, ताकि बच्चा यहाँ पे घूमे ना। ये एफ डैश एक्स डी एक्स था, तो x इंटू में एफ डैश एक्स डी एक्स बिठा दिया सेम का सेम, और इन दोनों पे पूरे पे लिमिट लगा दी हमने बार a टू b। अब यहाँ पे देखो, अगर जिस बच्चे ने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन किया है कि जब भी आपके पास एफ एक्स प्लस के अंदर x इंटू में एफ डैश बैठा है x, कहने का मतलब इस एफ एक्स का डेरिवेटिव अगर इस x के साथ बैठा है एफ डैश एक्स, तो आपको हमेशा इस केस में क्या आंसर होता है, x इंटू में एफ डैश एक्स, a टू b लिमिट जो है वो अप्लाई कर देंगे। कहने का मतलब अगर ये रिजल्ट याद है जिस बच्चे को कि जब भी आपके पास एफ एक्स प्लस में x इंटू में एफ डैश एक्स बैठा है, कहने का मतलब इस एफ एक्स का डेरिवेटिव इस x के साथ यहाँ पे बैठा है, एफ एक्स का डेरिवेटिव इस x के साथ बैठा है, तो आपको हर बार क्या करना है, इस x को उतार दो, जो फंक्शन है उसको उतार दो। ये तो हमने इंडेफिनेट में किया था। यहाँ पे अगर लिमिट अप्लाई कर रखी है a टू b, तो मैं लिमिट अप्लाई कर दूंगा a टू b। अगर मैंने अपर लिमिट पुट की, b पुट किया, तो x इंटू में एफ बी हो जाएगा, b इंटू में एफ बी हो गया। x की जगह b पुट किया तो मेरे पास b इंटू में एफ बी अपर लिमिट, लोअर लिमिट अगर अप्लाई की a पुट की, माइनस का साइन बीच में, a इंटू में एफ ए हो जाएगा। अब एक बात बताओ, एफ बी जो है वो किसके बराबर है, d के बराबर है, तो b तो मेरे पास सेम का सेम, एफ बी यहाँ पे क्या बैठ जाएगा, d हो जाएगा, माइनस का साइन a, और एफ ए किसके बराबर है, देखो एफ ए जो है वो c के बराबर है, तो मैं c पुट कर दूंगा, तो मेरे पास क्या हो गया, हेंस है प्रूफ। तो सेम आंसर आ गया भी, बात आ गई समझ में। तो बी डी माइनस में क्या हो जाएगा भैया, ए सी, ठीक है, माइनस का साइन है, इक्वल का लगा दोगे, बी डी माइनस ए सी, जो कि मेरे पास क्या आ गया, इस आर एच एस के बराबर। तो ये हो जाएगा इसका प्रूफ। तो एक एक चीज देखो, काम की चीज जो है वो डायरेक्ट आपके पास ये रिजल्ट है, इससे क्वेश्चन निकले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इस क्वेश्चन को देखिएगा अच्छे से। अगर आपके पास दिया 0 से 1 e अंडर रूट e की पावर x dx प्लस 2 टाइम e और e की पावर अंडर रूट e लिमिट दे दिया ln x dx इक्वल में बताना है, तो बच्चा क्या करेगा, सीधा का सीधा अप्लाई करूंगा भैया। कैसे कि देखूंगा एक दूसरे की इनवर्स है या नहीं, सबसे पहले ये एक दूसरे के इनवर्स है या नहीं, ये प्रूफ करूंगा। तो इनवर्स प्रूफ करने के लिए देखो क्या क्या करना है आपको, सिंपल सी चीज है, कुछ ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। मैंने मान लिया, चलो यहाँ पे ही करके दिखा लेते हैं क्योंकि हमारे पास खाली पड़ा है, पूरा आंसर तो एक लाइन का है। इनवर्स अगर प्रूफ करना है, एक दूसरे के इनवर्स है या नहीं फंक्शन में, एक तो फुलफिल हो रही है, जैसे मैंने 0 पुट किया लिमिट इस फंक्शन में, तो e की पावर 0 1 हो जाएगा, जो कि e बेटा है। अगर मैंने अपर लिमिट पुट की x की जगह, तो e की पावर 1 e बचेगा अंडर रूट में, और e नीचे बैठा था तो e की पावर अंडर रूट e बैठा है। यह तो फुलफिल हो रही है। इनवर्स वाला केस और देख लेते हैं। अगर इनवर्स वाली बात करता हूं तो मेरे पास हो जाएगा भैया, लेट y इज इक्वल टू e की पावर अंडर रूट e की पावर x हो जाएगा। इस फंक्शन को ले लिया और इसका इनवर्स निकालूंगा तो ये आना चाहिए सेम, ये प्रूफ करना है, ये ले लिया। वो साइड log अप्लाई कर दो, तो मैंने log अप्लाई कर दिया, log y बेस e log e की पावर अंडर रूट e की पावर x बेस e। ये जो पावर है यहां पे आगे आ जाती है, n की पावर अगर दे रखी है तो हमेशा आगे आ जाती है। तो मेरे पास क्या बचेगा, e की पावर x अंडर रूट तो आगे आ गया, इनटू में ln, आपके पास कहने का मतलब log e बेस e बचेगा,
और ये किसके बराबर होता है, हमेशा 1 के बराबर। तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा आपके पास है, e की पावर x, और अंडर रूट को 1/2 लिख सकता हूं भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, लिख सकते हैं 1/2, तो लिखा जा सकता है, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूं 1/2। अगर ऐसा लिख दिया तो मेरे पास किसके बराबर आ गया, ये log y बेस e आ गया। क्या गया, log y बेस e आ गया। फिर मैं क्या करूंगा, e की पावर में पावर बैठी है, एक बात होता है इसको ऐसे भी तो दिखा सकते हैं ना, e की पावर x और 1/2 मल्टीप्लाई हुआ तो x की पावर x अपॉन क्या हो जाएगा 2, e की पावर में क्या बैठेगा, x अपॉन 2 बैठ जाएगा। मैं फिर वो साइड log अप्लाई करता हूं, क्योंकि मेरे को x अलग निकालना होता है, जब भी इनवर्स निकालते हैं तो x अलग निकालते हैं हमेशा। log अप्लाई कर दो भैया, log जैसे ही अप्लाई किया मैंने तो log y बेस e, ठीक है, इधर अप्लाई हो जाएगा log e की पावर में x/2 बेस e हो गया, ये x/2 फिर आगे उतरेगा, तो कहने का मतलब फाइनली यही लिख देता हूं x/2 इंटू में log e बेस e होगा। और जब ये हो जाएगा तो ये वाला फिर कितना बनेगा भैया, किसके बराबर, 1 के बराबर, तो सिर्फ x/2 बचेगा, और इधर हो जाएगा log, जो कि बेस में ये आप रख सकते हो। अगले केस में देखो मेरे पास फाइनली जो बचा वो क्या बचेगा, देखो यहां पे ln y भी log को मैं ऐसे लिख सकता हूं हमेशा, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है ये बराबर आ गया ln y जो है वो बराबर आ गया x/2 के। जैसे 2 को इधर भेजा तो मेरे पास ln y। अब एक बात बताओ, इसको इधर लिख देता हूं सुधार के, x इज इक्वल टू 2 इधर आया मल्टीप्लाई हो गया इनटू में ln और ln y। अब अगर जब बच्चा इनवर्स निकालता है, x को रिप्लेस करते हैं, x को रिप्लेस करते हैं हमेशा किसके अंदर, f इनवर्स x में, और y को हमेशा रिप्लेस करते हैं किसके अंदर, x में। ये दोनों वैल्यू क्या करते हैं, हमेशा रिप्लेस करते हैं। बात है किस, अगर रिप्लेस किया, x को रिप्लेस किया f इनवर्स x में इक्वल टू 2 टाइम ln x हो जाएगा, x को रिप्लेस कर दिया। तो एक बात बताओ, जो फंक्शन लिया इसका इनवर्स यहां पे बैठा है ना, तो आप बोल सकते हो कि इनवर्स टू ईच अदर आ गया। इस फंक्शन का मैंने इनवर्स निकाला, ये बड़ा रिजल्ट आया 2 इंटू में ln x। तो इस वाले का इनवर्स यहां पे बैठा है, ln x बैठा है ना, तो मेरे पास हो जाएगा इनवर्स टू ईच अदर बोलोगे, इनवर्स टू ईच अदर। लेकिन आपको अप्लाई सीधा सीधा करना है, एक बार ये तो मैंने आपको समझाया है, सिर्फ हर बार रिजल्ट सीधा सीधा निकालना है। कितना हो जाएगा, अपर लिमिट की मल्टीप्लाई। तो देखो अपर लिमिट मेरे पास क्या है, इस 1 की और इस वाले के साथ मल्टीप्लाई, तो e की पावर सॉरी मेरे पास हो गया 1 इंटू में e की पावर अंडर रूट e माइनस का साइन लगेगा और लोअर लिमिट की मल्टीप्लाई 0 इंटू में e। क्या हुआ, इस 1 की अपर लिमिट की मल्टीप्लाई 1 की मल्टीप्लाई होगी e की पावर अंडर रूट e, माइनस का साइन लगाऊंगा, लोअर लिमिट की मल्टीप्लाई 0 इंटू में e, तो मेरे पास हो गया 0 इंटू में e। फाइनली जो रिजल्ट मिला वो आपके पास क्या मिला, e की पावर अंडर रूट e, और ये मेरे पास क्या हो गया, फाइनल है आंसर आ गया। बात है कि सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल चीज है नहीं है। देख लीजिए, आपको ऐसे करना है हर बार। तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि मैंने जो कंडीशन लगाई वो फुलफिल आपको दिख जाएगी, 100% दिख जाएगी हर बार है, और आपको हमेशा ऐसे अप्लाई करना है। ये सिर्फ आपको इन दूसरों का इनवर्स सिखाया है कि इनवर्स है या नहीं, ये चीज दिखाया है। सिर्फ आप सीखे भी हो इस चीज के अंदर क्या क्या करना है। हमेशा इनवर्स निकालते वक्त एक्स को हमेशा अलग किया जाता है, जहां पर भी एक्स बैठा है उसको बाहर निकाला जाता है और बाकी सबको एक साइड किया जाता है। एक्स बार निकालने के बाद, जैसे मैंने एक्स बार निकाला, एक्स बार निकालने के बाद उस केस में क्या करते हैं, एक्स को रिप्लेस करते हैं किसके अंदर, एफ इनवर्स एक्स में रिप्लेस कर दिया, ठीक है, और वाई को रिप्लेस करते हैं एक्स में। तो इसी तरीके से एक्स को एफ इनवर्स एक्स में 2 बेटा था, एल सेम का सेम, एल वाई की जगह क्या कर दिया, एल एक्स, तो ये इनवर्स होता है। तो आज का हमारा लेक्चर
यहीं पे पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। सभी बच्चों को काम पूरा कंप्लीट करना है। क्लास की पीडीएफ अपनी एप्लीकेशन से आप वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे बढ़ना है। अगर किसी प्रकार से फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो आप कमेंट करके बता सकते हो, आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। लेकिन जो मैंने आपको पूरा काम करवाया है वो आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि जैसे जैसे अब धीरे धीरे पढ़ेगा ना तो इसकी प्रॉपर्टीज आएगी, और प्रॉपर्टीज जब पूरी कंप्लीट हो जाती है डेफिनेट है तो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो इसीलिए बच्चे को हर कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। और ट्रिक्स मैंने आपको शॉर्टकट रास्ते इसी लेक्चर से शुरू करा दिए हैं, आपने देख लिए होंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट भी मैंने साथ में करवाए आपको। कॉन्सेप्ट विद ट्रिक्स करवाऊंगा, क्योंकि जब बच्चा बात करता है पूरे लेवल पे जेई एडवांस तक, तो बच्चे को हर चीज हर लेवल जो है बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी वो कंपटीशन को फाइट कर पाएगा। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। पूरे का पूरा काम आपको कंप्लीट करना है और पढ़ते रहिए और मजे करते रहिए।